साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच का है आपकी आवाज। आज हम बात करेंगे हमारे देश की राजनीतिक गतिविधियों की। और साथियों, एक सवाल है और हर एक वोटर के मन में है, नेताओं को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का शायद यही अवसर है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई कंट्री? हमारे देश में क्या हो रहा है? आज हम बात करेंगे दो ही मुद्दों पर, दो ही लोगों पर और दो ही विषयों पर। आज जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, नहीं गुमराह करूंगा, बस आने वाले खतरे से तुम्हें आगाह करूंगा। बात न भाजपा की होगी ना कांग्रेस की होगी, आज बात होगी तो सिर्फ हमारे देश की होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे देश में दो ही दल सक्रिय हैं। पहला वो दल है जिसे दूसरी बार हमारे देश की जनता ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताया और देश चलाने का अधिकार दिया, यानी मोदी दल। और दूसरा विरोधी दल वो दल है जिन्हें इस देश की जनता ने अवसर दिया और उस अवसर का सही इस्तेमाल न किया गया, और न ही गरीबों, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी गई, और न ही उन्हें उनकी आवाज सुनी गई। आज वो तमाम राजनीतिक दल उस दल को जिसे भारी बहुमत के साथ जनता ने चुनाव जिताया, उस सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर देश में धरने प्रदर्शन करवाकर हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के द्वारा जिन विरोधी दलों को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में रोती चीखती बिलबिलाती जनता दिखाई नहीं देती, वो आज गिद्ध की मानिंद दृष्टि गड़ाए बैठे हैं कि हमारे देश भारत में कब कहां पे असगुन हो और उन्हें आंसू बहाने का मौका मिले। आज सारे विरोधी दल विधवा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और एक ऐसी शख्सियत पर, उसकी कार्यशैली पर, उसके सरकार पर, उसके कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मामूली व्यक्ति नहीं, मामूली हैसियत नहीं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके और 2014 से 2019 तक और 2019 से अब तक दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि उनका सहयोग करने की बजाय सारे विरोधी दल इस उम्मीद में लगे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार को गिराया जाए। पेट्रोल पर चर्चा करते हैं, शायद इन्हें पता नहीं, ये 2000 के पेट्रोल के दामों से वर्तमान दामों की
हवाला देकर बढ़ती हुई महंगाई की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हम हमारे इन प्यारे भाई और बहनों को ये बताना चाहेंगे कि 2014 में हमारे देश में वाहनों की संख्या कितनी थी और पेट्रोल की खपत कितनी थी, और वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने पंजीकृत वाहन हैं और कितने ऐसे गैर पंजीकृत वाहन हैं जिनका आंकड़ा शायद ना। जनसंख्या की दर में कितनी बढ़ोतरी हुई, शायद इस बात का भी एहसास है। साथियों, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ और एक ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार द कॉलिंग ऑफ गॉड के थ्रू मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने मुझे गाइडलाइन किया और मुझे कुछ ऐसी गंभीर और महत्वपूर्ण बातें बताई और उन बातों को एक ऐसी महिला तक पहुंचाने का आदेश दिया जहां तक शायद हम और आपका पहुंच पाना मुश्किल है। और खासकर दलित समाज की बात करें तो दलित समाज उनकी चौखट पर भी कदम नहीं रख सकता। शायद यही वजह से यह बीड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उठाना पड़ा और उसने मुझे इसके लिए अपॉइंट किया और 2009 से कंटिन्यूअसली हम इस बात में प्रयासरत हैं। अफसोस हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन उनके साधनों के तमाम माध्यमों के थ्रू, चाहे ईमेल हो, फैक्स हो, बाय पोस्ट, मैंने ढेर सारे संदेश भेजने की कोशिश की और अफसोस कि हमारे संदेशों को वहां तक पहुंचने में असफलता हाथ लगी। जी हाँ, मैं बात करूंगा हमारे देश से दूर एक देश है इटली, जहां पर जन्मी एंटीना मारिया नाम की एक महिला है जिन्हें कोई नहीं जानता था। इससे पहले कि उनकी शादी भारत के पूर्व युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के साथ होती, उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहे तो सब कुछ संभव हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों के द्वारा सब कुछ पॉसिबल। और इस प्रकार से मैडम एंटीना मारिया से इटली में पैदा हुई, भारत में आकर श्रीमती सोनिया गांधी जी के नाम से जानी जाने लगी और हमारे देश ने उन्हें एक बहू का दर्जा दिया और एक बहू के रूप में उन्हें अपनाया और उन्हें इस देश की संस्कृति सभ्यता को समझने का अवसर मिला। बात यही खत्म नहीं होती साथी। परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य करता है तो कई पहलुओं पर काम करता है, आपको जांचता है, परखता है और आप में मौजूद उन बातों को भी दूर करने का प्रयास करता है जो उसके मार्ग पर, उसके वचनों पर चलने में बहुत बड़ी बाधा होती है। ठीक यही कार्य परमेश्वर ने मैडम सोनिया गांधी जी के भी जीवन के और वादा किया कि वह उन्हें और उनके बाद उनके बेटों को इस देश का हाकिम और अधिकारी बनाए। 2004 भारत का उत्तर प्रदेश राज्य और उसका रायबरेली जिला, जहां से मैडम सोनिया जी ने नामांकन किया लोकसभा चुनाव के लिए और हमारे रायबरेली की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उनका स्वागत किया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने रायबरेली की जनता ने मैडम सोनिया गांधी जी को पूरी बहुमत के साथ भारी मतों से चुनाव जीताकर उन्हें संसद भेजा।
बात संसद तक समाप्त होती तो शायद ठीक था, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता था। और जब इस बात को वो समझ पाने में नाकाम रही तो फिर एक बार परमेश्वर ने उन्हें 2009 में मौका दिया और उन्हें फिर से दोगुनी वोटों से चुनाव में जीत मिली और इस प्रकार से दूसरी बार उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला। और अफसोस कि इस बार भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी और 2 बार अपने हक को, पहलौठे के हक को खो दिया और उनकी जगह पर माननीय श्री मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री रहे। शायद यही बात परमेश्वर को नागवार गुजरी और परमेश्वर ने जब एम फॉर मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो परमेश्वर ने एम फॉर मोदी जी को अगली बार के लिए चुना। ये जनता की आवाज थी, जनता का निर्णय था, लेकिन मनों को बदलने वाले परमेश्वर इसके पीछे कार्य कर रहा था। और मोदी जी को 2014 से अब तक यानी दूसरी बार भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव था। सवाल 2024 का है, 2022 का है, 2025 का है। आज ये तमाम राजनीतिक दल इस बात को समझ पाने में असफल रहे और आज भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर और उनकी सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाने वाले इन शायद ये नहीं मालूम कि इनकी असफलता का क्या कारण है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से उन सभी राजनीतिक दलों से जो हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम में जरा भी साहस है तो क्या आप बता पाएंगे कि आपकी असफलता का कारण क्या था? माननीय श्री राहुल गांधी जी, शायद आप आज तक यह नहीं समझ पाए कि अमेठी की जनता ने आपको बहिष्कृत क्यों किया, या दूसरे शब्दों में मान लिया जाए कि आपको जानकारी थी कि आप अमेठी से चुनाव हारेंगे। शायद यही कारण था कि आपकी पार्टी में मौजूद बुद्धिजीवियों ने आपको केरल से वाडमेर से चुनाव लड़ने की सलाह दी। कई बातें हैं जिनको समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन उस बात को स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल है। बात उसूलों की आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। माननीय श्री राहुल गांधी जी, आज आपको क्लियर करना पड़ेगा आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर देश के लिए। अगर आप देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, देश के लोगों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। और अगर आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 में कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी और कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा। बात यही समाप्त हो जाती तो शायद बहुत अच्छी बात थी, लेकिन गांधी परिवार का वर्चस्व भी कांग्रेस से समाप्त हो जाएगा और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, जिस पर हमारी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी विराजमान है, भविष्य में यह पद भी गांधी परिवार से छीन और तमाम बातें हैं। लेकिन समय के अभाव के चलते हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय